Bismillahirrahmanirrahim. Okay, and now we are going to do our chapter number 6, obstetric medicine, from our book Mastering Single Best Answer Questions for the Part 2 MRCOG examination. Question number 1. 29-year-old primary gravida in her first pregnancy attends the antenatal clinic at 32 weeks gestation. She is fit and well with no comorbidities. She had a vasovagal fainting episode and underwent an ECG, electrocardiogram, cryo, which was normal. Which of the following features would have prompted suspicion of an underlying abnormality? इसमें जो सब ऑप्शंस हैं वो ठीक हैं सिवाय ऑप्शन बी के, विच इज़ राइट शिफ्ट इन द QRS एक्सिस. लेफ़्ट शिफ्ट नॉर्मल होता है, प्रेगनेंसी में हो जाता है, लेकिन जब राइट शिफ्ट होता है इट शोज़ योर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी विच इज़ नॉट नॉर्मल. तो बाकी सारे भी ऑप्शन जो हैं ये नॉर्मल होते हैं प्रेगनेंसी में. तो एक्टोपिक बीट्स भी होती हैं और एट्रियल एक्टोपिक बीट्स, वेंट्रिकुलर एक्टोपिक, स्मॉल क्यू वेव, ये सब होते हैं. आपने बस ये याद रखना है राइट शिफ्ट इन द QRS एक्सिस इज़ नॉट नॉर्मल. और डायस्टोलिक मर्मर्स अगर आपको मिल रही हैं ऑस्कल्टेशन पे, दे आर नेवर नॉर्मल, दे आर ऑलवेज पैथोलॉजिकल. क्वेश्चन नंबर 2. A 34-year-old Pakistani woman in her third pregnancy attends the antenatal clinic at 36 weeks for a labor plan. She tells you that she is on beta blocker as she suffered from rheumatic heart disease as a child. Which of the following therapies should she avoid in the second stage of labor? तो हमें पता है कि इसका ऑप्शन हमारा इंट्रावीनस एर्गोमेट्रीन है, बिकॉज एर्गोमेट्रीन जो होती हैं हमारी वो एकदम से रैपिडली यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं और ऑटो ट्रांसफ्यूजन बहुत रैपिड होती है और हार्ट ओवरलोड में चला जाता है, तो वो दैट कैन प्रेसिपिटेट पल्मोनरी एडीमा. और हमें पता है पेशेंट इज़ गिविंग हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर, तो उसमें रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस बहुत फ्रीक्वेंटली होता है एंड दैट इज कॉजेज माइट्रल स्टेनोसिस इन 75% ऑफ द केसेस. Question number 3. 37-year-old primary gravida of African origin with a BMI of 38 kg per meter square and attends the emergency department with shortness of breath, edema and tachycardia. She has no proteinuria but admits to a family history of hypertrophic cardiomyopathy. It becomes apparent she is hypertensive at 153 by 100 millimeter of mercury and she needs treatment prior to investigations. Which of the following anti-hypertensive would be most appropriate? तो उसमें वही बात है कि हमारी फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन जो है हमने उसके अकॉर्डिंगली देनी. तो लेबिटोलॉल हमारी जो है हमने इनको एडवाइस करनी है. शुड बी अवॉइडेड ओइंग टू वेजोडाइलेशन, ये हमारी थर्ड लाइन आ जाती है. और मेथाइलोप्रोपाप विल टेक अ वाइल टू वर्क. और एम्लॉडिपिन जो है वो यूज़ ही नहीं करते हम एज फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव. हाइड्रोलाजिंक हमें पता है कि एक तो सीवियर हाइपरटेंशन नहीं है पेशेंट को, तो हमें उससे मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है. एंड इट प्रमोट्स हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन विद एडवर्स कार्डिक फंक्शंस, तो हमें देना पड़ता भी है, लेकिन फिर भी लेबिटोलॉल फर्स्ट ऑप्शन है हमारा. क्वेश्चन नंबर 4. While on the delivery suite, you are called to the emergency department to assess a 30-week pregnant woman known to be a brittle asthmatic. कि उनको एस्थमा है काफ़ी सीवियर एंड शी कंप्लेन्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, widespread wheeze and is tachycardic at 98 beats per minute. She takes salbutamol 100 microgram 2 puffs as required and salmeterol flucortisone 50 by 500 inhaler twice daily and theophylline यानी कि वो short acting beta agonist भी ले रही हैं, long भी ले रही हैं, और theophylline which is a bronchodilator 500 milligram twice daily भी ले रही हैं. On this admission there is no evidence of pneumonia and her oxygen saturation is 98. एक तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है इनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन, जो कि हमने मॉनिटर करनी होती है और 90 से ऊपर ही रखनी होती है एस्थमेटिक्स की. अदरवाइज पुअर प्रेगनेंसी आउटकम होता है एंड इट शोज़ कि एस्थमा बहुत ही पुअरली मैनेज हो रहा है कि शी इज़ नॉट बीइंग एबल टू मेंटेन हर ऑक्सीजन सेचुरेशन. अब इसमें हमने देखना है कि हमने पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है. एंड डेफिनेटली शी नीड्स ट्रीटमेंट जिससे जो अभी इनके ये सिम्टम्स हैं ये ठीक हो जाएं. तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, एक स्टेप लैडर, एक बहुत ही प्यारा सा टेबल है एक, उसको आप जब एस्थमा के मैनेजमेंट में देखते हैं ना, तो वो आपको बताते हैं कि स्टेप अप कैसे करते जाते हैं आप ट्रीटमेंट को और स्टेप डाउन कैसे करते जाते हैं, वो भी हम आपसे शेयर कर देंगे. तो इसमें अब ये है कि वो सही नहीं हो रहे सिम्टम्स, तो हमने ऐड कर देना है उनको ओरल स्टीरॉइड्स, जो कि हम इस तरह से देंगे कि प्रेडिसोलोन 40 मिलीग्राम ओरली फॉर 5 डेज़ हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उनको देंगे, और साथ में सल्ब्यूटामॉल 250 मिलीग्राम से उनको नेबुलाइज कराएंगे ताकि वो अभी जो उनके सिम्टम्स हैं ये सेटल डाउन हो जाएँ. वो ये बता रहे हैं कि 5 मिलीग्राम देने से जो है ना कोई क्लिनिकल डिफरेंस नहीं है. 2.5 मिलीग्राम से ही आपको जो डिज़ायर्ड आपको पेशेंट में रिजल्ट चाहिए होता है वो आपको मिल रहा है. और उसके अलावा प्रेडनिसोलोन पे आपको 40 मिलीग्राम एटलीस्ट देनी पड़ेगी ओरली फॉर 5 डेज़, जिसमें आप डिवाइडेड डोजेज में दे देते हैं क्योंकि इससे कम डोज में इफेक्टिव ही नहीं होता. और ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमें पता है कि कंजेंटल एनॉमलीज कुछ कराता है, IUGR कराता है, तो हमने बहुत ही इसको वे करना होता है बैलेंस विद रिस्क को.
और जो है उसको शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हमने पॉसिबली देना होता है। और एक और भी एमसीक्यू बहुत फ्रीक्वेंटली आ जाता है स्टीरॉइड से रिलेटेड, मैं आपको ये बता देती हूँ कि पेशेंट अगर प्रोलॉन्ग्ड उसकी हिस्ट्री हो कि वो ले रही हैं स्टीरॉइड्स, तो आपने उनको इंट्रापार्टम भी जो है ना वो आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन देना होता है 100 मिलीग्राम टीडीएस, अदरवाइज वो फिर क्राइसिस में चली जाती हैं स्टीरॉइड की डेफिशिएंसी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 5, 24-year-old woman in her second pregnancy presents at 12 weeks gestation with confirmed venous thromboembolism। 12 वीक्स पे आई हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हुआ है अभी। हाउ वुड यू एडवाइज हर विद रिगार्ड टू हर ट्रीटमेंट? इसमें रूल यही है कि जब इवेंट हो गया है तो फिर आपने 3 to 6 मंथ्स के लिए पेशेंट को जो है वो थेराप्यूटिक लो मॉलिकुलर वेट में जो है वो डोज में देनी होती है, लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन। और फिर उसके बाद आप कन्वर्ट कर देते हैं टू अ प्रोफाइलेक्टिक डोज, और वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी लेंगी बिकॉज शी इज़ एट इंक्रीज रिस्क उनको दोबारा से हो जाए VTE। तो उसके लिए हमने उनकी कंप्लायंस, और अब एज शी इज़ इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो हमने उनको वार्फरिन नहीं देनी। और इसके अलावा ये कि हमने उनको ये कहना है कि आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी फिर बाद में भी लेती रहेंगी लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन। Question number 6, a 26-year-old woman in her third pregnancy attends the obstetric day unit with persistent vomiting. She is known to have a type 2 diabetes. अब जहाँ पे भी डायबिटीज़ की बात आती है तो हमारे माइंड में ये याद है कि अनकंट्रोल्ड होगी और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की तरफ ही जा रही होगी। तो हम ये देख लेते हैं इनकी फाइंडिंग्स। शी हैज़ रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 22 per minute, टेकिकार्डिक हैं, अपीयर्स डिहाइड्रेटेड, ठीक है, एंड शी इज़ एपेरेक्सियल। यू परफॉर्म एन ABG टेस्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर यू लाइकली टू फाइंड। तो उसमें हमें जाहिर है हम सस्पेक्ट भी यही कर रहे हैं कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, तो जहाँ पे pH सबसे ज़्यादा कम होगी यानी कि एसिडोटिक होगी तो हमें वही समझ आएगी। और यहाँ पर सबसे जो हमारा ऑप्शन ए है जिसमें pH भी सबसे कम है और उसके अलावा बायकार्ब लेवल भी कम है, तो वही जो है वो हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है हमारे इस डायग्नोसिस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज कैरेक्टराइज बाय हाइपरग्लाइसीमिया। ये 11 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा हो अगर डायबिटीज़ हम जो है वो उसको डीके के लिए। एंड एसिडोसिस pH जो है वो 3+। इन दिस केस द ओनली एसिडोटिक पिक्चर इज़ ए, तो हमारा वही ऑप्शन ए ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, a 20-year-old woman known epileptic attends the medical antenatal clinic for preconceptional counseling. She has been seizure free for 2 years। तो ये जो है she is good to go for the जो है प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन वुड यू एडवाइज हर अगेंस्ट। ये भी पढ़े ना, एक वो बात होती है कि हम पिक नहीं करते नॉट अगेंस्ट, कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं और हमसे फिर गलत ऑप्शन पिक हो जाता है। तो वो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के अंदर। तो आप सिनेरियो को एक दफ़ा रीड करें और उसको फिर क्विकली एक नज़र और देख लें क्वेश्चन को मार्क करने से पहले। इंशाल्लाह टाइम बहुत होता है और अल्लाह ताला बरकत डालेंगे टाइम में, तो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम आप परफॉर्म करेंगे। खैर ये ऑप्शन, इसमें आपने ये याद रख रहे हैं कि जो हमारा ये जो वेलपुरेट है ना, दिस इज़ द विलन। एपिलेप्सी में जो सबसे बड़ा विलन है ना, ये सोडियम वेलपुरेट है। तो ये 10% जो है वो जो भी कंजेनिटल एनॉमलीज हो रही होती है ना एपिलेप्टिक बेबीज़ में, इट इज़ बिकॉज ऑफ सोडियम वेलपुरेट, ठीक है। कंजेनिटल मेलफॉर्मेशंस कराता है ये, तो हमने इसको कोशिश करनी होती है कि इसको रिप्लेस करना होता है विद बेबी फ्रेंडली ड्रग्स जो कि हमारी बहुत ही अच्छी हैं। इनका बहुत डाटा कलेक्ट हो चुका है, दैट इज़ लेमोट्रिजीन, लेवेट्रेसिटैम और कार्बामेज़ेपिन। कार्बामेज़ेपिन में बस ये होता है कि आपने पेशेंट की CBC चेक कराते रहना होता है और जो है वीकली। Question number 8, a 34-year-old woman presents to the obstetric unit via ambulance after collapsing in the supermarket. She has previously suffered 2 miscarriages and is 28 weeks pregnant. On examination, she appears confused and complains she is dizzy. You elicit a right-sided hemiparesis कि उनको जो है वो एक right-sided weakness है, paralysis है, and she is aparaxial and all our observations are stable. What would be your first investigation of choice? तो उसमें वो यही जो है हमारी इस तरफ अटेंशन लाना चाह रहे हैं दैट शी हैज़ हिस्ट्री ऑफ 2 miscarriages। तो 2 miscarriages भी हैं पहले और अब 28 वीक्स पे ये इवेंट हो गया, तो कोई थ्रोम्बोफीलिया ही है और वो हेरिडिटरी या फेमिलियर या एक्वायर्ड। तो हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट मिसकैरेज शुड प्रॉम्प्ट यू टू थिंक अबाउट द थ्रोम्बोफीलियाज मोस्ट लाइकली कॉजिंग अ वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस। And CT venography does not suffer from in the plane flow artifact that causes signal loss। ये सारी बातें ठीक हैं, वो यही बता रहे हैं कि अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि MRI वीनोग्राम भी हो सकता है इसका ऑप्शन, लेकिन वो ये कहते हैं क्योंकि ये हर जगह एक्सेसिबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए अभी हम CT वीनोग्राम जो है वो हमने ऑप्शन में छोड़ दिया। लेकिन हो सकता है एग्जाम में MRI वीनोग्राम आ जाए क्योंकि अब एडवांसमेंट हो रही हैं और हर जगह ही इमेजिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और वो अभी क्वेश्चन नंबर 9, 39-year-old woman presents with right upper quadrant pain and polydipsia in her third trimester. She appears jaundiced and tells you that she has been vomiting for 2 days. On examination, she has a BMI of 35 kg per meter square and blood test shows a raised alanine transaminase with hyperuricemia. उसमें हमारा जो है वो ALT ज़्यादा है
और हर क्रिएटिनिन इज़ नॉर्मल एंड शी शोज़ अ माइल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। इसी तरह एग्ज़ाम में बढ़ा के फिला के जब जो है ना स्टेटमेंट्स आती हैं ना, तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये एलेनाइन ट्रांसमाइनेज जो एग्ज़ाम में जो है ना वो समझ ही नहीं आ रही थी कि ये ALT है हमारा। तो प्रैक्टिस जो है ना मेक्स द मैन परफेक्ट। तो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली जो है बहुत अच्छा आउटकम भी होगा। Her creatinine is normal and she shows a mild leukocytosis. Her BP is 149/100 millimeter mercury and she has 3 plus proteinuria. Which of the following is the most likely cause of her clinical picture? अब इसमें जो हमारा आंसर है दिस, बिकॉज अभी उसमें सारी चीज़ें जो इस तरफ कर रही है ना, ALT भी ज़्यादा है, तो दैट इज़ एक्यूट फैटी लीवर ऑफ द प्रेगनेंसी। क्योंकि इसमें जो है pre-eclampsia usually has an element of renal compromise if liver function tests are abnormal. लेकिन hypertension with no history of diabetes mellitus makes it unlikely to be diabetic ketoacidosis और hepatitis does not cause hypertension ना। तो ये सारी बातें उन्होंने अपने फेवर में बताई हुई कि हमने इस ऑप्शन को क्यों बनाया है कि acute fatty liver of pregnancy ही हमारा ऑप्शन है इस सिनेरियो में। Question number 10. A 32-year-old diabetic woman had an instrumental delivery 2 hours previously. Antenatally, she complained of severe lethargy but is found to have normal hemoglobin. You are called to see her as she has become confused and bradycardic. Her observation record at temperature of 35, heart rate 45 and oxygen saturation 80% on air. Blood glucose level is 4 millimole and she is hyponatremic and she has decreased reflexes. What will the patient need following initial supportive treatment? अब उसमें उन्होंने ये सारी हमें जो बातें बता दी हैं, इसमें हमें जो है सारा वो बताना चाह रहे हैं कि इनको थायराइड का जो है वो सारा मसला हो गया है कि दिस पेशेंट इज़ लाइकली टू हैव मैक्सिडीमा कोमा फ्रॉम अनडायग्नोज्ड हाइपोथायरॉयडिज्म एंड शी नीड्स IV लेवोथायरॉक्सिन। शी इज़ नोन टू हैव डायबिटीज़ एंड दिस कुड मीन ऑटोइम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म। वही उसमें यही होता है कि जब आपको कोई एक ख़ास तौर से जब कोई एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो वो साथ आती हैं, 2-3 और भी होती हैं जो कि डायग्नोज नहीं हुई होती या अभी सब क्लिनिकल चल रही होती हैं तो उनका पता नहीं चलता। तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं एकदम से सिवियर लेथार्जी एंड ऑल जो विद नॉर्मल हीमोग्लोबिन, तो ये सारा जो है ना उस तरफ करते बिकॉज शी हैड बीन थ्रू अ डिलीवरी, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो उसकी वजह से ये सारा जो है हो गया और उन्होंने ये इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 11. A primary gravida in her second trimester attends your antenatal clinic complaining of palpitations and tremors. Her heart rate is 110 beats per minute. She is fit and well otherwise, but explains she has lost a lot of weight and has been vomiting excessively in the mornings. Her mother suffers from with arthritis, but there is no other family history of note. तो वो हमें जो डेफिनेटली जब हम पैल्पिटेशन एंड ट्रेमर्स का सोचते हैं तो हमें हाइपरथायरॉयडिज्म ही माइंड में आता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारी ब्लड पिक्चर भी उसी को ही मोस्ट प्रोबेबली सपोर्ट करेगी। शी इज़ हाइपरथायरॉयड, तो उसमें यही होता है कि TSH जो है वो हमारा बहुत कम हो जाता है, समटाइम्स बिल्कुल ही मिनिमल रह जाता है, 0.000% में रह जाता है, और उसके अलावा फ्री T3 और T4 जो है वो उसके लेवल ज़्यादा होते हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसे ऑटो इम्यून प्रोपेंसिटी। मैं पहले भी जब हम MC को डिस्कस कर रहे थे मैं यही बताई थी कि ये जो 4-5-6 लाइनें उन्होंने शेयर की हुई होती है ना, इसमें कोई ना कोई पॉइंट्स होते हैं, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमने इन पॉइंट्स को पिक करना था तो हम वो पिक नहीं कर पाएंगे। मतलब हिस्ट्री में अदरवाइज़ कोई इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस कि वो बता रहे हो कि अम्मी को उसकी जो है वो आर्थराइटिस है, वो डेफिनेटली हमारा ऑटोइम्यून डिजीज़ की तरफ थोड़ा सा टेंशन लेके जाना चाह रहे थे, तो कि शी माइट बी हैविंग हाइपरथायरॉयडिज्म। Question number 12. A 17-year-old primary gravida attends the early pregnancy assessment unit at 6 weeks gestation. She complains of a headache and blood-stained vomiting, stating she has been feeling awful for several days and unable to keep anything down. Her boyfriend tells you that she has not stopped vomiting. And which of the following is likely to be the results of her arterial blood gas? Definitely she's been vomiting, और हमारा जो stomach acid है she is losing her hydrogen ions, तो alkalosis इनको develop होगा. The patient has hyperemesis and losing stomach acid from vomiting. The pH is 7.45 making it alkalotic and also reflected by the alkalotic जो इनके bicarb है which is 26. तो this is suggestive of metabolic alkalosis. It is metabolic as the bicarbonate matches the pH. ये जो है ना एग्ज़ाम में अभी तक क्वेश्चन आते हैं, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कंपनसेटेड एंड ऑल, तो ये भी हम एक दिन बैठ के इनको जो है वो गो थ्रू कर लेंगे, और डेफिनेटली इसमें से MCQs आते होते हैं। Question number 13. Sickle cell disease is the most common inherited condition worldwide. The recommended daily dose for folic acid for pregnant women with sickle cell disease is 5 milligram daily. Okay, throughout pregnancy. इसमें हमने इनको जो है वो throughout pregnancy 5 milligram देनी होती है, और इसमें एक और important बात है कि 1 milligram हमने वैसे उनको प्री कंसेप्शन भी देनी होती है to reduce the risk of neural tube defects. इसमें हमने इनको हाई डोज में देना होता है फॉलिक एसिड।
Question number 14. 26-year-old woman with sickle cell disease is admitted at 18 weeks with symptoms of chest pain, tachypnea, cough, shortness of breath. Chest X-ray shows a new infiltrate throughout the lung fields. What is the most likely diagnosis? अब इसमें डेफिनेटली इनको चेस्ट सिंड्रोम, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम मोस्ट कॉमन जो है ये प्रेजेंट करते हैं जब इनका आपको पता है सिकल सेल्स जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स को क्लोज कर देते हैं, तो इट रिजल्ट्स इन ऑल दिस एंड उसमें सिवियर चेस्ट पेन होता है. हमने इनको एनाल्जेसिया बहुत अच्छा प्रोवाइड करना होता है ताकि इनका पेन सेटल हो और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देनी होती है. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कॉमन कॉम्प्लिकेशन वीमेन विद सिकल सेल डिजीज प्रेगनेंसी आफ्टर acute pain. In 7% to 20% of the pregnant women, the signs and the symptoms are the same as pneumonia, and the two diagnoses should be considered simultaneously. मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप नमूनिया को भी जो है वो देखें, कंसिडर करें कि अगर लगता है तो उसको भी साथ ही मैनेज कर लें. Question number 15. A 28-year-old woman with a BMI of 20 kg per meter square books into the antenatal clinic at 12 weeks. 2 years previously, she had confirmed an unprovoked iliofemoral thrombosis in her left leg. VTE का जो है ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं. इसका भी एक टेबल है, एंटीनेटल, पोस्टनेटल, और वो हमने उसको उसमें उनके रिस्क फैक्टर्स देखने होते हैं कि वन मेजर रिस्क फैक्टर है या वो कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए, तभी हम डिसाइड कर सकेंगे कि हमने पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट ऑफर करना है. सो इन दिस केस योर एडवाइस रिगार्डिंग थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी. अब ये जो इनको अनप्रोवोक्ड इलियोफेमरल थ्रोम्बोसिस हुआ है ना, ये हमारे लिए बहुत एक रेड अलर्ट है कि जो है ना ये पेशेंट हमारी जो है ना ये हाई रिस्क है. तो हमने इनको क्या करना है कि टू यूज़ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड फॉर 6 वीक्स पोस्टपार्टम. ठीक है. अब एनी वुमेन इसमें ना स्कोरिंग होती है 4, 3, 2, 1, तो ये 4 हैं अनप्रोवोक्ड वाली. तो उसमें सिंगल जस्ट अनप्रोवोक्ड अगर है और उसमें उस सिंगल इस इवेंट को ही 4 जो है वो पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो हमने इनको थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी देना है एंड 6 वीक्स पोस्टपार्टम भी देना है. और इसमें हमने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन ही देना है. इसमें लो डोज एस्पिरिन का कोई रोल नहीं है, वो प्री एक्लैम्शिया को प्रिवेंट कराता है, इसमें नहीं कुछ हेल्प करता. Question number 16. A 28-year-old woman with a BMI of 20 kg per meter square books into the antenatal clinic at 12 weeks. 2 years previously, she had confirmed iliofemoral thrombosis in her left leg after major knee surgery. अब देखिए इसमें जो है वो मेजर नी सर्जरी के बाद हो रहा था और उसमें अनप्रोवोक्ड था. तो अब हमारी एडवाइस इनके लिए क्या है रिगार्डिंग थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस शुड बी कि हमने इनको अब ये 3 हो गया, तो फिर इसमें हमने इनको 28 वीक्स के जब जेस्टेशन होगी तब से स्टार्ट कराना है और इनको हमने फॉर 10 डेज़ पोस्टपार्टम भी देना है. इस तरह से हमारे ये 2 सिनेरियोज़ हैं. जब हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो फिर हमें कुछ चीज़ें जब तक हमने उनको बार बार अपने रिवाइज़ नहीं की हुई होती ना, तो फिर वो हमसे स्किप हो जाती है माइंड से कि हमने अब इसमें क्या देना था, अनप्रोवोक्ड में कितने वीक से देना था और प्रोवोक्ड में कितने वीक से देना था. क्योंकि मेजर सर्जरी के बाद हुए तो हम 28 वीक से देंगे और 10 डेज़ पोस्टपार्टम भी देंगे. Question number 17. A 28-year-old woman with a BMI of 35 kg per meter square presents to the antenatal clinic for a booking. She has confirmed antiphospholipid syndrome. She has no previous history of venous thrombosis but was tested after stillbirth at term and was found to have a positive lupus anticoagulant test on 2 occasions 12 weeks apart. अब ये इन किताबों की बहुत खूबसूरत बात ये भी है कि ना ये हमें गाइडलाइंस भी रिवाइज़ करा देती हैं, ये हमें वो भी रिवाइज़ करा देती हैं कि हमने जो है वो कैसे पेशेंट को लेबल करना है. यही लेबल करने का एक डायग्नोस करने का तरीका है कि हमने उनकी जब प्रेगनेंसी के कम से कम 6 वीक्स के बाद यानी कि पोस्टपार्टम पीरियड के बाद, और चाहे वो मिसकैरेज हो चाहे वो टर्म प्रेगनेंसी हो और जिस तरह इनकी स्टिल बर्थ या टर्म थी, तो पॉजिटिव लूपस एंटीकोगुलेंट टेस्ट कराना है. 2 ओकेजन्स कराना है और 12 वीक्स अपार्ट कराना है, यानी 3 महीने के डिफरेंस से. शी इज़ अ नॉन स्मोकर. She asked about the risk of the venous thrombosis and the role of the low molecular weight heparin in her pregnancy. You advise her that she should commence with low molecular weight heparin at 28 weeks and for 6 weeks postpartum. अब इसमें जो है ये difference है because antiphospholipid syndrome is considered a risk factor for the VTE in otherwise asymptomatic women. Women with 3 other risk factors for VTE should receive thromboprophylaxis throughout the antenatal period and for 6 weeks postpartum. Those with 2 risk factors, वही बात है कि 2 risk factors के साथ हैं तो 28 weeks and for 6 weeks postpartum हमने उनको देना है.
एंड दोज विद वन रिस्क फैक्टर शुड बी ऑफर्ड लो मॉलिक्यूलर वेट हैपनिंग जस्ट 10 days पोस्टमार्टम। तो ये इसकी जो है वो डिफरेंट है कि हमने किनको जो है वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी और 6 weeks पोस्टमार्टम भी देना है, कुछ को हमने 28 weeks से स्टार्ट करके 6 weeks पोस्टमार्टम तक देना है, और कुछ को हमने 28 weeks से स्टार्ट करके जस्ट बाद में दोबारा से ये जो VTE का स्कोर होता है ना, या आपने एंटीनेटल पीरियड में अलग से कैलकुलेट करना होता है और पोस्ट नेटल पीरियड में अलग से कैलकुलेट करना होता है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उनको जो है वो ऑफर करते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हैपरिन। Question number 18. A pregnant woman attends antenatal clinic at 12 weeks. She has SLE and her disease is well controlled and she has not had a flare for 6 months. She asked about her risk of a flare of SLE in the pregnancy. अब इसमें यही होता है कि अगर 6 months जो है ना उनके गुजर चुके हैं तो फिर भी she has a 25 to 60% increased risk of a flare in pregnancy. Pregnancy में ना कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो suppress हो जाती हैं, लेकिन unfortunately SLE जो है वो स्प्रेस नहीं होती, फ्लेयर के चांसेस उल्टा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अभी कितने अरसे से फ्लेयर नहीं हुआ। द रिस्क ऑफ द फ्लेयर आर मल्टीफैक्टोरियल डिपेंडिंग ऑन हर डिजीज स्टेट प्रायर टू द प्रेगनेंसी एंड मेडिकेशन, एंड मस्कुलोस्केलेटल फ्लेयर्स आर लेस कॉमन बट रीनल एंड हेमाटोलॉजिकल फ्लेयर्स आर मोर कॉमन। मतलब उनके जो नेफ्रोलॉजी जो उनका रीनल जो है उनके पैरामीटर्स होते हैं वो बहुत जो है वो जल्दी डिटोरिएट होते हैं अगर प्रेगनेंसी में फ्लेयर हो तो। Active disease in the 6 months prior to pregnancy and discontinuation of the anti-malarial medication and a history of lupus nephritis increases the risk. वही बातें हैं कि अगर उनको किडनी पहले से ही अफेक्टेड है तो फिर प्रेगनेंसी में और ज़्यादा अफेक्ट होंगी। Question number 19. A pregnant woman attends the antenatal clinic at 12 weeks. She has SLE. She is currently in remission. And she asks about the live birth rates in women with SLE. You tell her that her chances of a live birth are definitely not same as general population, लेकिन 80 to 90% चांस होता है कि वो जो है उनको लाइव बर्थ उनकी हो जाएगी। मेन इशू विद SLE आर द हायर रेट ऑफ द फीटल लॉस, प्री एक्लैम्शिया, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूनेटल लूपस। ये जो SLE है ना हमारा, ये भी CPSP का बहुत फेवरेट टॉपिक है। इसमें से बहुत MCQs आते हैं। आगे बेबी के साथ जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं, हार्ट ब्लॉक कराते हैं, ये सारा अभी हम गो थ्रू करते हैं। A primary gravida who has anti-Ro antibodies attend the antenatal clinic. She asks you about the risk of her baby having a congenital heart block. ये सारी परसेंटेजेस बहुत जो है वो आती हैं एग्जाम में रिपीटेडली। 2% रिस्क होता है। रो एंड ला एंटीबॉडीज़ होती हैं, इनको जॉर्जन या जॉर्जन एंटीबॉडीज़ भी कहा जाता है। आर एंटी न्यूक्लियर ऑटो एंटीबॉडीज़ एंड आर एसोसिएटेड विद मेनी ऑटोइम्यून डिजीज सच एज SLE एंड रूमेटाइड आर्थराइटिस। इन प्रेग्नेंट वुमेन विद SLE वो ये बता रहे हैं कि अगर वो पॉजिटिव हैं तो न्यूनेटल लूपस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और ये क्या करते हैं कि एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन को इंटरप्ट कर देते हैं। बेबी का कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक हो जाता है, और ये मोस्ट सिवियर मैनिफेस्टेशन होती है न्यूनेटल लूपस सिंड्रोम की, और इसमें मॉर्टेलिटी जो है ना ये 30% होती है। तो ये भी एक MCQ है कि कितनी % मॉर्टेलिटी होगी अगर जो है बेबी में ये जो है वो कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक हो गया because of the neonatal lupus syndrome. It causes irreversible damage to the fetal cardiac conducting system secondary to transplacental passage of the maternal antibodies. उसमें फिर यही होता है कि पहले इंट्रापार्टम मदर दवाइयाँ लेती रहती हैं, और बाद में बेबी अगर सर्वाइव कर भी जाता है तो फिर उसमें हमें पेस मेकर लगाना पड़ता है ताकि वो जो एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन डिफेक्ट है उसको हम एड्रेस कर सकें। Question number 21. A 24-year-old primary gravida with SLE asks about drug therapy in pregnancy as she is planning to become pregnant soon. With regard to hydroxychloroquine therapy, you tell her that she should. इसमें यही बात है कि आप जो है ना इसको ले सकते हैं, कंटिन्यू करनी होती है क्योंकि इसका बेनिफिशियल इफेक्ट है ऑफ द ड्रग्स ऑन हर SLE। तो और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी कम हैं। तो इन्होंने जो है बिकॉज ये एक तो ये रिडक्शन कराती है इन फ्लेयर में, और उसके अलावा न्यूनेटल जो हमारा कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक है और न्यूनेटल लूपस है ना, इसको भी ये कम ही कराती है। तो इट्स ए गुड ड्रग। HCQ इज़ ए गुड ड्रग, ठीक है, और ये हमने कंटिन्यू करनी होती है प्रेगनेंसी में। Question number 22. A 24-year-old primary gravida with SLE asks about the drug therapy in pregnancy as she is planning to become pregnant soon. With regard to non-steroidal anti-inflammatory drug therapy, you tell her that देखें जो NSAIDs होती हैं उनका हमें पता है कि हमने जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और सेकंड ट्राइमेस्टर में तो सेफली प्रेस्क्राइब कर लेते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि हमारा जो किडनीज होती हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। आर वाइडली यूज बाय वुमेन विद SLE एंड आर कंसिडर सेफ इन द फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर। दे में रिजल्ट और प्री मेच्योर हमारा जो है क्लोजर हो जाता है ना, पेटेंट जो डक्टस आर्टरी होता है वो क्लोज हो जाता है आफ्टर 32 वीक्स। एंड उसके अलावा फीटल रीनल फंक्शन भी कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं थोड़े बहुत आफ्टर 20 वीक्स। तो फिर उसके लिए भी हमने देखना होता है, बैलेंस करना होता है, वे करना होता है कि बेनिफिट और रिस्क को कि पेशेंट को हम और कोई जो है वो प्रोवाइड कर दें, जिस तरह की HCQ है हमारे पास। 26-year-old women with rheumatoid arthritis attends antenatal clinic at
10 weeks, she is concerned about a flare up for her rheumatoid arthritis during pregnancy. तो ये एक जो है ना बीमारी है जिसमें कम हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है. द रीज़न फॉर द रिड्यूस रिस्क ऑफ फ्लेयर अप्स जो है वो अनक्लियर है, लेकिन उन्होंने यही देखा है कि जो हमारे पेशेंट्स हैं जिनको रूमेटाइड आर्थराइटिस था और उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान उनके फ्लेयर अप्स काफ़ी कम हो गए, क्योंकि प्रेगनेंसी ऑन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को इफेक्ट होता है एंड एलिवेटेड लेवल्स ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस एंड द इफेक्ट ऑफ द हार्मोनल चेंजेस इन द प्रेगनेंसी. हार्मोनल चेंजेस तो डेफिनेटली हमें पता है हो ही रहे होते हैं, इंक्रीज़ होता है एस्ट्रोजन और कॉर्टिसोल, तो वो खुद ब खुद जो है वो थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाता है. Question number 24. A 26-year-old woman with consults you because she is contemplating a pregnancy. ठीक है, she is planning. हमारे पास तो खैर प्लान करके ही आते हैं पेशेंट्स, लेकिन एग्जाम में ना आपके पास ऐसे ही MCQs आते हैं कि आपने प्री कंसेप्शन काउंसलिंग उनकी करनी ही करनी होती है. एंड शी हैज़ रूमेटाइड आर्थराइटिस एंड शी इज़ टेकिंग मीथोट्रेक्सेट. हमें पता है मीथोट्रेक्सेट जो है वो एक डेंजरस रेड दवाई है हमारी, जो कि हमने जो है वो बताना होता है कि ये टेरोजेनिक है. एंड यू एडवाइस रिगार्डिंग मेथोट्रेक्सेट इन प्रेगनेंसी, तो हमने एटलीस्ट उनको ये बताना होता है कि आप 3 मंथ्स के लिए छोड़ दें. ये भी MCQ एग्जाम में काफ़ी दफ़ा आ चुका है. टू स्टॉप ट्रीटमेंट फॉर एटलीस्ट 3 months prior to pregnancy and during pregnancy. Methotrexate is a folate antagonist and should be stopped in pregnancy. और ये जो है हम कि जब मैनेजमेंट पढ़ेंगे ज़ाहिर है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मैनेजमेंट में और सेलेक्टिव फीटोसाइड की, जो सेलेक्टिव फीटोसाइड तो नहीं खैर, लेकिन एक्टोपिक की मैनेजमेंट में जो है ना हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज अबॉर्टिफिसिन एंड इज एसोसिएटेड विद कंजेनिटल एनॉमलीज बिकॉज इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैव हाफ लाइफ जो है बहुत लॉन्ग होती है. तो एटलीस्ट 3 months बिफोर कंसेप्शन. ये MCQ बहुत दफ़ा आ चुका है, methotrexate वाला भी. Question number 25. A woman with rheumatoid arthritis has delivered normally 1 week previously and is now experiencing a flare of her disease. Her rheumatologist advises a course of prednisolone starting at 20 mg twice daily. And she is breastfeeding and is concerned about the risks to her baby. With regard to the steroid therapy and breastfeeding, हमने उनको ये बताना होता है कि she should express and discard for 4 hours after taking the medication. बहुत ही जो है मुश्किल होता है ये ऐसे कि हमने लेकिन पेशेंट को काउंसल ज़रूर करना होता है ताकि हम बेबी को जो है उन साइड इफेक्ट से बचा लें. तो प्रेडनिसोलोन कैन बी सेफली यूज्ड वाइल ब्रेस्ट फीडिंग बट ओनली इन स्मॉलर डोजेज एज अबाउट 5% क्रॉसेज इनटू द ब्रेस्ट मिल्क. लेकिन वो ये बता रहे हैं कि एट अ डोज अबव 20 mg twice daily the milk should be discarded for 4 hours following the dose as it minimizes any effect on the fetus. HCQ can be used to treat rheumatoid arthritis in pregnancy. Its use appears to be safe during pregnancy and while breastfeeding. तो वो ये बता रहे हैं कि आप ये भी दे सकते हैं, लेकिन अब चूँकि उनकी रूमेटोलॉजिस्ट ने उनको वो दी है तो हमने उनको ये बताना है कि आप 4 hours के बाद तक जो है ना अपना मिल्क डिस्कार्ड करें बेबी के लिए. थैंक यू. वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर एज वेल. अल्हम्दुलिल्लाह.